शहर की बड़ी हवेली में रहने वाली उस अमीर विधवा के बंद कमरे में हर रात चमेली के इत्र की महक क्यों आती थी। जब बेटे ने ताला तोड़ा तो सामने आई वो खौफनाक सच्चाई जिसने पूरे खानदान को रोने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम विवेक वर्मा है। महानगर की इस चकाचौंध भरी जिंदगी में अक्सर बाहर से दिखने वाली आलीशान इमारतें अंदर से कितनी खोखली होती हैं, इसका अंदाजा हमें तब तक नहीं होता जब तक हम खुद उस दर्द से न गुजरे। यह कहानी राघव और उसकी माँ देवकी देवी की है। देवकी जी के पति दीनदयाल जी शहर के बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। उनके जाने के बाद करोड़ों की संपत्ति, 3 मंजिला आलीशान बंगला और बड़ा कारोबार, सब कुछ उनके इकलौते बेटे राघव के पास आ गया था। राघव अपनी आधुनिक जीवन शैली में इस कदर मसरूफ था कि उसे अपनी माँ की सादगी और उनके अकेलेपन से कोई सरोकार नहीं था। राघव की पत्नी शालिनी भी ऊंचे विचारों वाली महिला थी, जिसे देवकी जी का सूती साड़ी पहनना और तुलसी की पूजा करना तक के अनुसी लगता था। हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में एक कमरा था जिसे दीनदयाल जी के जाने के बाद देवकी जी ने हमेशा बंद रखा था। उस कमरे की चाबी सिर्फ देवकी जी के पास रहती थी। अजीब बात यह थी कि हर रात ठीक 12 बजे के बाद उस बंद कमरे से चमेली के इत्र की बहुत तेज और भीनी भीनी खुशबू आने लगती थी। राघव और शालिनी जब भी रात को अपने वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलते तो वह महक पूरी गैलरी में फैली होती थी। शालिनी, तुम्हें नहीं लगता कि माँ इस उम्र में भी कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी होती जा रही है? उस बंद कमरे में ऐसा क्या है जो वो दिन रात वहां वक्त बिताती है? और यह इत्र की महक, पिताजी को गए 5 साल हो गए, फिर आज भी यह सब क्यों? राघव, मुझे तो डर लगता है कहीं माँ जी ने वहां कोई जादू टोना या पुरानी संपत्ति तो नहीं छुपा रखी। आजकल वैसे भी वो हमसे बात कहा करती है, सारा दिन बस अपनी माला जपती रहती और रात होते ही उस कमरे की तरफ चली जाती है। देवकी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था। उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। एक दिन सुबह की चाय की मेज पर राघव ने हिम्मत करके अपनी माँ को टोक ही दिया। माँ, मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ आप रात को ऊपर वाले कमरे में क्या करती हैं, और वहां से वो चमेली के परफ्यूम की खुशबू क्यों आती है? लोग क्या सोचेंगे कि इस उम्र में भी आपको इन सब चीजों का शौक है? देवकी जी ने मंद गति से अपने चाय का कप नीचे रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और ममता मचल उठी। उन्होंने राघव के चेहरे को देखा, जो अब पूरी तरह से एक संवेदनहीन शहरी बाबू बन चुका था। राघव बेटा, कुछ खुशबुएं सिर्फ महकने के लिए नहीं होती, वे किसी की मौजूदगी का एहसास कराने के लिए होती है। उस कमरे में तुम्हारी जिंदगी का वो सच छुपा है जिसे तुम इस बड़ी गाड़ी और बंगले के अहंकार में भूल चुके हो। जब सही वक्त आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। माँ, आप हमेशा पहेलियों में बातें करती हैं। शालिनी को यह सब पसंद नहीं है। हमारे हाई सोसाइटी का दोस्त घर आते हैं तो इस पुरानी महक को सूंघकर अजीब से सवाल करते हैं। कृपया करके यह सब बंद कीजिए। दिन बीतते गए और देवकी जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है और उन्हें उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी राघव और शालिनी अपनी बड़ी मीटिंग्स, कंपनियों की मीटिंग और पार्टियों में व्यस्त रहते थे। देवकी जी देखभाल के लिए एक पुरानी घरेलू सहायिका रामरती ही थी, जो बचपन से राघव को जानती थी। एक रात शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के जोर से खांसने और गिरने की आवाज आई। रामरती भागती हुई ऊपर गई और उसने देखा कि देवकी जी उस बंद कमरे के दरवाजे के बाहर अचेत पड़ी थी। उनके हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर दूर जा गिरा था। रामरती ने शोर मचाया, जिसके बाद राघव और शालिनी भी वहां पहुंचे। देवकी जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। देवकी जी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद जब घर में शांति हुई तो राघव के मन में शोक से ज्यादा उस बंद कमरे के रहस्य को जानने की उत्सुकता थी। शालिनी ने भी उसे उकसाया, राघव, माँ जी तो चली गई, लेकिन वो चाबी अब हमारे पास है। हमें देखना चाहिए कि उस कमरे के अंदर आखिरकार क्या है। कहीं ऐसा न हो कि कोई वसीयत या कीमती जेवरात वहां बंद रह जाए। तुम ठीक कह रही हो शालिनी, आज इस रहस्य का अंत होना ही चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि माँ हमसे क्या छुपा रही थी। राघव हाथ में चाबियों का गुच्छा लेकर ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह उस कमरे के करीब जा रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने ताले में चाबी घुमाई, एक भारी आवाज के साथ ताला खुला और जैसे ही राघव ने दरवाजा ढकेला, चमेली के इत्र की एक बहुत तेज लहर उसके चेहरों से टकराई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था।
राघव ने दीवार पर लगे स्विच को ढूंढा और बत्ती जलाई। सामने का नजारा देखकर राघव और शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई धन दौलत जेवरात या जादू टोना का सामान नहीं था। कमरों के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर राघव के बचपन के फटे हुए कपड़े, उसकी पहली टूटी हुई प्लास्टिक की साइकिल और स्कूल के वो सारे सर्टिफिकेट फ्रेम करके रखे हुए थे, जिन्हें राघव बेकार समझकर फेंक चुका था। दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, जिसमें दीनदयाल जी, देवकी जी और छोटा राघव हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज मेज पर रखी एक डायरी और चमेली के इत्र की 3 खाली बोतलें थी। डायरी के पन्ने खुले हुए थे। राघव ने कांपते हाथों से उस डायरी को उठाया। वह देवकी जी की हस्तलिपि थी। राघव ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे राघव, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें अस्थमा की बीमारी थी। रात को जब भी तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, तुम डर कर रोने लगते थे। तब तुम्हारे बाबूजी तुम्हें अपनी छाती से लगा लेते थे और मैंने तुम्हारी घबराहट दूर करने के लिए कमरे में चमेली का इत्र छिड़कना शुरू किया था। उस खुशबू को सुनकर तुम्हारा मन शांत हो जाता था और तुम सो जाते थे। तुम बड़े हुए, शहर के बड़े साहब बन गए, लेकिन इस बड़े मकान में हमारे लिए वक्त खत्म हो गया। राघव की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आगे पढ़ा, तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद इस सूनी हवेली में जब मुझे अकेलापन काट खाने को दौड़ता था, जब तुम और शालिनी अपनी आधुनिक दुनिया में व्यस्त रहकर मुझसे 2 बातें भी नहीं करते थे, तब मैं इस बंद कमरे में आ जाती थी। यहाँ तुम्हारे बचपन के खिलौने, तुम्हारी पुरानी यादें और तुम्हारे बाबूजी की तस्वीर ही मेरी दुनिया थी। जब मेरा दम घुटने लगता था तो मैं इस कमरे में वही चमेली का इत्र छिड़क देती थी। उस खुशबू में मुझे मेरा वो छोटा राघव नजर आता था, जो माँ के आंचल के बिना सोता नहीं था। मुझे तुम्हारी आधुनिकता से कोई शिकायत नहीं है बेटा, बस शिकायत इस बात से थी कि तुमने इस बूढ़ी माँ को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। यह कमरा मेरी वसीयत है, तुम्हारी माँ की ममता की वसीयत। डायरी के आखिरी पन्ने पर देवकी जी के दस्तखत के साथ लिखा था, यदि कभी वक्त मिले तो इस कमरे की खुशबू में अपनी माँ को ढूंढ लेना। राघव के हाथों से डायरी छूट कर गिर गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। शालिनी की आंखें भी शर्म और दुख से झुक गई। जिस खुशबू को वो दोनों दकियानुसी और अजीब समझते थे, वह असल में एक माँ के अकेलेपन की चीख थी, जो अपने बच्चों के प्यार के लिए तरस रही थी। राघव ने उस कमरे की मिट्टी को माथे से लगाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दौलत की चकाचौंध में उसने उस सच्चे रिश्ते को खो दिया था, जिसकी भरपाई दुनिया का कोई भी परफ्यूम या ऐशो आराम नहीं कर सकता था।